मैं सड़क किनारे भीख मांगती। एक दिन एक अमीर आदमी मेरे पास आया। मुझे घर ले जाकर उसने मेरे साथ वो किया जिसे जानकर आपके भी। मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे चारों भाई ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला था कि कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मैं जिस चीज़ की मांग करती वो वक्त से पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश पढ़ने के लिए गए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक़ नहीं था और मेरे एक भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भाइयों से स्मार्टफ़ोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी कि आजकल सभी के पास मोबाइल है। लड़का हो या लड़की, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैंने अपने भाइयों से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भाई ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वो लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो। लोग लड़कियों की फ़ोटो का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी अभिषेक से चैटिंग भी होती रहती थी। मैं गांव में रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भाइयों ने गाँव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई थी, भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक ना सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और अभिषेक के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं रख लिया था। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था। वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। ज़रूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा किया करते थे। उनको एहसास था कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को ही अचानक किसी की नज़र लग गई। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैर तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी ज़िंदगी ही उजड़ गई थी, जिसके खातिर मैं गांव से शहर आ गई थी। आज वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वो भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही मौजूद थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैंने अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस कभी तुम्हें हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। और हमने सारे गांव में ये खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि हमने किसी की भी झूठी लाश लाकर ये कह दिया कि ये तुम हो और एक हादसे में तुम्हारी मौत हो गई। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेंगे, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। मुझे कोई खाना दे दिया करता था तो मैं खा लिया करती थी, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन और रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मैं कहने लगी, साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करती थी। अब तो घर में भी वो रूखी सूखी रोटी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज़ साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 1 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो खा लेती थी, और अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी फिरती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था
और वो बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 1 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भरकर तुम खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ये एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। वो कहने लगे कि अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम स्नेहा है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपने गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरी ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा कि आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, ये है मेरा बेटा और इनका नाम बंस है। इसके पैदा होने के बाद ही उसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी। मैंने उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी कि आज अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इसके ही जैसा होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही इसकी परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मुझे वंश का ख्याल रखना था। टाइम से उसको खाना खिलाना, टाइम से उसको सुलाना और उसके कपड़े वगैरह चेंज करना। बाकी घर के हर काम के लिए घर में नौकरानी मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वंश बिस्तर से गायब था। मैं उठकर बाहर आई और फिर मैंने साहब से पूछा कि साहब, वंश कहाँ है? वो अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वो घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कहा, कई बार पूछा कि आखिर वो कहाँ पर गया है और शाम तक वो कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मुझे घर से निकाल देते तो फिर मैं कहाँ जाती। रोज़ शाम के टाइम तक वंश घर पर आता जाता था और रात को जब मैं उसे सुला दिया करती थी और सुबह उठकर देखती थी तो वंश अपने बिस्तर से गायब होता था, लेकिन शाम को तो वो आ जाता था। मैं जब भी साहब से वंश के बारे में पूछती थी तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कह दिया करते थे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस मामले से दूर रहो, इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो कि वो कहाँ पर जाता है। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की देखभाल और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही काम करो। उसके बाद मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। एक रात जब मैं वंश के साथ सो रही थी तो आधी रात में मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर ही मौजूद था। मैं जागती रही और अचानक ही किस टाइम मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला और सुबह को रोज की तरह वंश बिस्तर पर मौजूद नहीं था
और मैं उठकर बाहर आ गई। मैंने बाहर आकर देखा तो साहब बैठे हुए थे और साहब मेरी तरफ पीठ किए हुए बैठे थे। मैं नंगे पैर बाहर आई थी, इसलिए साहब को मेरे कदमों की आवाज़ भी नहीं आई थी। साहब अपना फ़ोन चलाने में बिजी थे और मैं उनका हुलिया देखकर हैरान रह गई थी और डरने लगी थी और मैं वापस कमरे में चली गई थी। इससे पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने काम करने से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज़ मिल रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने वहाँ पर काम करने वाली नौकरानियों से साहब के बारे में पूछना शुरू किया। उनसे पूछा कि आखिर साहब क्या काम करते हैं, तो वहाँ की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं एक पुलिस वाले के घर में ही रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसी हो गई जैसे मुझे साहब के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये बात मैंने साहब को जाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करते हैं, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैंने साहब की टेबल पर एक फ़ाइल रखी हुई देखी। उस फाइल को उठाकर मैं अंदर कमरे में रखने ही जा रही थी, तभी अचानक वो फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसमें बहुत सारे पेपर्स भी निकल गए। उन पेपर्स को इकट्ठा किया तभी मेरी नज़र एक फ़ाइल से गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो फ़ोटो देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति की तस्वीर आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया कि मैंने ये फ़ोटो देख ली है या फिर ये पता चल गया कि इस फ़ोटो में जो आदमी है मैं उसकी पत्नी हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस टाइम डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी की और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई थी। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फ़िक्र की बात तो यह थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था और उसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा मेरा ही है। इस घर से मुझे दिली लगाव हो गया था और इसके अलावा मुझे इस फ़ोटो का राज भी जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति की फ़ोटो कैसे आया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा ही नहीं था। मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी से तो पूछने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे। उस बच्चे ने अब मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वो मुझे मम्मी ना कहा करे, लेकिन फिर भी वो मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे भी बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ कि रात को मेरी आँख खुलती और वंश मेरे साथ ही सो रहा होता था, लेकिन जब सुबह मैं उठती तो वंश बिस्तर से गायब होता था। और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वो एक सपना था? लेकिन वो सपना नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरत की बात थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस आदमी से अभिषेक के फ़ोटो के बारे में पूछा कि ये किसकी फ़ोटो है और आप क्या काम करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तस्वीर लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाले की है। जो लड़का सोशल मीडिया के ज़रिए अलग अलग लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें अपने जाल में फंसाता और उनके साथ शादी का नाटक करता और कुछ दिन के बाद उनको छोड़ देता या किसी भी तरह अपने आप को उन लड़कियों के सामने मरा हुआ साबित कर देता। पुलिस चौकी में इस लड़की की शिकायत अलग अलग जगह से आई। इस केस की तहकीकात की जिम्मेदारी मुझे दी गई है क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैं इस लड़के की तलाश कर रहा हूं। खुफिया पुलिस इस लड़के को ढूंढ रही है और बहुत जल्दी ये लड़का हमारी गिरफ्त में होगा। तब मैंने भी हिम्मत करके उनको ये बताया कि ये तो मेरा ही पति था जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और उसके साथ मेरी दोस्ती सोशल मीडिया पर ही हुई थी। इसी के लिए मैंने अपने भाइयों को धोखा दिया था और घर से भागकर इससे शादी कर ली थी, लेकिन मैं तो आज तक भी इसके मरने का दुख मना रही हूँ। फिर उस आदमी ने मुझे अभिषेक के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जो मैं सोच भी नहीं सकती। वो तो जुर्म की दुकान था, ऐसा कोई गलत काम नहीं था
जो अभिषेक ने ना कर रखा था। मैं ये सुनकर अपने आप से नफ़रत करने लगी और मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने भाइयों को धोखा दिया था और चोरी छिपके अभिषेक के साथ शादी की थी। अब तो मैं अपने भाइयों को मुंह दिखाने के काबिल भी ना थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने अभिषेक से मिलने के लिए मुझे मना किया था। अब मैं अभिषेक की सच्चाई जानकर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। फिर एक दिन वंश के पापा ने बताया कि उन्होंने अभिषेक को पकड़ लिया था, लेकिन उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और उसी टाइम गोली लग गई और वो मारा गया। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का दुख मनाऊं या खुशी। मैंने तो अभिषेक से सच्चा प्यार किया था और इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन बदले में उसने मेरे साथ धोखा किया था। मगर ये कैसे भूल गई थी कि मैंने भी तो अपने भाइयों को धोखा ही दिया था, तो मुझे भी आगे धोखा ही मिलता। मैं अभिषेक के साथ खुद कैसे रह सकती थी जबकि मैंने अपने ही भाइयों को दुख दिया था। अब मैं पछतावे की आग में जल रही थी। मेरा अब जीने का कोई मन ना था, लेकिन वंश को मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और मेरा वंश से बहुत लगाव हो गया था। बस मैं उसके लिए जी रही थी। एक दिन मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया और कहा कि अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम इससे बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई और मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अनजान नंबर से कॉल आई हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उस नंबर से मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि स्नेहा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर कौन है जो मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ की नौकरानियों में से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उस मैसेज को रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया तो मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर हर दिन इस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात होती, तो कभी मेरे भाइयों के बारे में कोई बात होती थी, तो कभी मेरे पति के बारे में। कोई तो इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और जो मुझे मैसेज कर रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, इससे डर लगने लगा था कि न जाने ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मुझसे यही कहता था कि तुम अपना मुझे दोस्त समझ सकती हो और कहता था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वो मुझे नए नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती थी वो हर बार नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। एक बार मुझे शक भी हुआ कि कहीं ये साहब तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उसको अपना वहम समझकर भूल गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ये सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर से मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने साहब पर नज़र रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वही एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते थे उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि यदि उसको कोई परेशानी हो तो अपनी सारी परेशानियां उसे बताया करूं। जब बहुत दिन गुजर गए और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बात करने लगी थी। मैं अपनी कोई परेशानी तो उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती रहती थी। वो मुझसे इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था और जब मैं उससे पूछती थी कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वो मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं देता था। इस दुनिया में मेरा तो अब कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसलिए मैंने उसको ये बात भी बता दी थी कि किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। मैं उसको ज़्यादा तो नहीं जानती थी,
पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वो सच भी था या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। बंस भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे। 2-3 दिन से वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वो खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को बंस और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए थे। मैंने साहब से एक बार फिर पूछा कि बंस सारा दिन किसके पास और कहाँ रहता है, तो इस बार उन्होंने मुझे बता ही दिया कि मैं बंस को डे केयर स्कूल में छोड़ आता हूँ ताकि इसे किसी की ज़रूरत ना पड़े और इसे माँ की कमी महसूस ना हो। और साहब ने मुझसे ये भी कहा कि शाम के खाने का इंतज़ाम करो क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूँगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार कर दी थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फ़ोन वाले लड़के को ही भूल गई थी। उसने कहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन में बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो देखती ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मेरी तरफ गौर से देख रहा था और उनकी आंखों में मुझे आंसू नज़र आ रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उनको छू कर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में मेरे से मिलने आए हैं और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो सब याद करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैंने भाई से पूछा कि आप यहाँ कैसे? आपको मेरा पता किसने दिया? तो मेरे भैया कहने लगे कि कुछ दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर का हमारे घर फ़ोन आया और वो तुम्हारे बारे में बताने लगा। तुम्हारे बारे में बात सुनकर हमने उनको कहा कि तू हमारे लिए मर चुकी हो, हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बात सुनने के बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हम चारों भाइयों को बहुत समझाया कि अक्सर ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इतने फ्रॉड आ गए हैं कि हमें खुद सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी बहन मासूम थी इसलिए किसी के झांसे में आकर गलत काम कर बैठी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। उनकी बात सुनकर हमसे रहा ना गया क्योंकि हम सभी भाइयों की इकलौती तुम बहन थी और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना हमारे घर का आंगन सूना हो गया है। तुम्हारे प्रति अपने मन में नफरत पैदा करने की बहुत सोची लेकिन तुम्हें अपने दिलों से निकाल ना पाए। अपने भाई की बात सुनकर मुझे अपने आप से घिन सी होने लगी, लेकिन जो कुछ हो गया था मैं उसे बदल तो नहीं सकती थी, लेकिन मुझे अपने भाइयों का प्यार वापस मिल गया था। मैं अपने भाई की एक बात से बहुत हैरान हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर आने वाला पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि वंश के पापा ही थे। वंश के पापा ने हमें तुम्हारे बारे में सब बताया और ये भी कहा कि यदि आप राजी हो तो मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा स्नेहा के साथ काफ़ी अटैच हो गया है और स्नेहा भी उसे माँ की तरह प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसकी माँ उससे दूर हो जाए। इन्होंने ही हमें तुम्हारा फ़ोन नंबर दिया और मैं ही तुमसे फ़ोन पर बात करता था। मैं चाहता तो फ़ोन पर ही तुम्हें अपने बारे में बता देता, लेकिन वंश के पापा ने ऐसा करने से हमें मना कर दिया था क्योंकि तुम बहुत डरी हुई और सदमे में थी। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद इन्होंने ही मुझे अपने घर बुलाया था। मेरे दूसरे भाई भी इसी बीच वहाँ आ गए थे। मेरे सारे भाई मुझसे कहने लगे कि हमें वंश के पापा बहुत भले इंसान लगे। अब अगर तुम्हारी राजी हो तो हम तुम्हारी शादी इनसे करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुख में आ जाए।
मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अब मेरे लिए भी वंश से दूर रह पाना मुश्किल था। मेरे भाइयों ने मुझे माफ़ कर दिया था और मेरी शादी वंश के पापा से कर दी थी। अब वंश को भी डे केयर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब स्नेहा के रूप में माँ मिल गई थी। बीते वक्त की यादें धुंधली पड़ने लगी थी। कुछ समय गुजरने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया था। वंश के पापा मेरी बहुत इज्जत और मान सम्मान करते थे। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अब वंश की भी एक छोटी बहन मिल गई थी। अब हमारा पूरा परिवार हो चुका है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आपसे आपके भाई बहन माँ बाप करते हैं, उतना प्यार आपसे दूसरा कोई ही कर सके। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप भाई बहन के फैसले की कदर करो, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। दूसरा या बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके लिए इतना नहीं सोचेगा जितना आपके घर के लोग आपके बारे में ख्याल रखेंगे। इसलिए सोशल मीडिया हो या आपके आसपास हो, किसी भी बहकावे में आकर कभी गलत कदम ना उठाओ, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे भाइयों ने मुझे माफ़ करके अपना लिया था, लेकिन सबके भाई ऐसे नहीं होते कि उनको दोबारा मौका दे। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।